बैक हॉरर में। दोस्तों, लालच का अंजाम कितना खतरनाक और दर्द भरा हो सकता है। लालच करना अच्छी बात नहीं, ये कहावत बड़े बुजुर्गों ने यूं ही नहीं बनाई। इसके पीछे भी बड़े बुजुर्गों का अपना अनुभव होता है, जैसा कि आज का अनुभव आप सुनने जा रहे हैं मेरे साथ। आप सुन रहे हैं बैक हॉरर। बारे में आपको बताऊं उससे पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा किस्सा है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। आपकी कहानी को भी जल्दी ही इस चैनल पर शामिल किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सुपरनेचुरल इंसिडेंट की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब ये घटनाएं आपके खुद के साथ होने लगती हैं और आपको महसूस होने लगता है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको ना चाहते हुए भी इन चीजों पर यकीन करना पड़ता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने तकरीबन 4 सालों तक इन सुपरनेचुरल एक्टिविटीज का सामना किया है और हम सभी को पता है कि आखिर ये चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, ये बात साल 1975 की है। उस समय पर मेरे दादाजी ने एक जमीन खरीदी थी। ये जमीन हमारे ही गांव में थी और इस जमीन को मेरे दादाजी ने काफी सस्ते दामों में हड़प लिया था। जमीन को हड़प लिया था ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी ने जमीन को खरीदा नहीं था, बल्कि हमारे ही गांव के एक आदमी से ये जमीन धोखे से हथिया ली थी। मतलब इसकी रजिस्ट्री उन्होंने धोखे से करवाई थी और ये जमीन हमारे नाम हो गई। लेकिन जब से दादाजी ने इस जमीन को अपने नाम किया, तब से ही हमारा पूरा परिवार एकदम से गड्ढे में चला गया। हमारे परिवार के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। इस जमीन की रजिस्ट्री करवाते ही मेरे दादाजी एकदम से अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे और धीरे धीरे करके वो पागल हो गए थे। वो लोगों को गालियां देने लगे और अपनी ही जगह पर बैठे बैठे वो अपने मलमूत्र का त्याग कर दिया करते थे। वो किसी फकीर की तरह रहने लगे थे, ऐसे जैसे कि कोई गरीब आदमी रहता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे दादाजी किसी चीज से डरने लगे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज उन्हें दिखाई देती हो और उस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हो। जब हमारे घर वालों को इस चीज का पता चला कि दादाजी काफी बुरी तरह से पागल हो गए हैं, तो वो उन्हें लेकर कई सारे तांत्रिकों, मौलवियों और पंडितों के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी उनका कोई इलाज नहीं किया। मेरे दादाजी तकरीबन 3 सालों तक यूं ही पागलों की तरह हरकतें करते रहे और फिर इसके बाद एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। और जब हमारे परिवार वालों ने और गांव वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, तो वो गांव में कहीं भी नहीं मिले। लेकिन फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद शाम के समय वो उसी खेत में आधे गड़े हुए मिले थे, जिस खेत को उन्होंने खरीदा था, या फिर यूं कहूं कि धोखे से अपने नाम करवाया था। उस खेत में उनकी हालत काफी खराब मिली थी। वो गर्दन की तरफ से जमीन में आधे गड़े हुए थे, उनके पैर जमीन से बाहर निकले हुए थे और जब उनको बाहर निकाला गया तो उन्हें देखकर साफ साफ महसूस हो रहा था कि किसी ने पहले इनकी गर्दन को दबाया हो और फिर इसके बाद गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया हो। और उन्हें देखकर ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि उनकी जान काफी तड़प तड़प कर गई है। किसी ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा है। और जब मेरे दादाजी की मौत हुई तो हमारा पूरा परिवार काफी गुस्से में था, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे किसी गांव के दुश्मन ने उन्हें इस तरह से मारा है। लेकिन काफी दिनों तक पूछताछ करने के बाद और काफी पता लगाने के बाद भी ये पता नहीं लगा कि आखिर उन्हें किसने मारा था और क्यों मारा था। लेकिन एक अजीब और हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी मौत उसी खेत में हुई थी जिसे उन्होंने कुछ महीनों पहले ही खरीदा था।
और इस बात से हमारा पूरा परिवार चिंतित था, क्योंकि जब से उन्होंने वो खेत खरीदा था तभी से उनकी ऐसी हालत हुई थी। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगे थे और उनकी मौत भी उसी खेत के अंदर जाकर हुई। लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार सभी बातों को भूल गया। इस बात को तकरीबन 3 साल बीत गए और इन 3 सालों के भीतर हमारे परिवार में फिर से कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई थी। लेकिन 3 साल के बाद मेरे दादाजी के छोटे भाई, वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे दादाजी पागल हुए थे, उसी तरह से एकदम से पागल हो गए और वो भी दादाजी की तरह ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। इस बात से हमारा पूरा परिवार एकदम से हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार का एक और व्यक्ति अचानक से पागल हो गया हो। इस बात से हमारा पूरा परिवार डरा हुआ था। उस समय पर मेरी उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास थी और मैं अपने परिवार की इन चीजों को महसूस कर पा रहा था कि मेरा पूरा परिवार किस डर के साये में है। मैं आपको मेरे छोटे दादाजी के बारे में बताता हूँ। वो बिल्कुल वैसी ही हरकतें करने लगे थे जैसी हरकतें मेरे दादाजी किया करते थे। और फिर तकरीबन 2-3 महीनों के बाद ही अचानक एक दिन की बात है, छोटे दादाजी भी उसी तरह से गायब हो गए जिस तरह से मेरे बड़े दादाजी गायब हुए थे। और फिर हमने और हमारे पूरे गांव ने उनको गांव में चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। इसके बाद हम उसी खेत में गए जिस खेत को मेरे दादाजी ने खरीदा था और हैरानी की बात ये थी कि छोटे दादाजी भी उसी खेत में थे। वो खेत में एक कोने में बैठे हुए थे और उनके पास एक काला कुत्ता खड़ा हुआ था जो कि वहां पर खड़ा होकर कोई चीज खा रहा था। जब गांव वाले और मेरे घर वाले दादाजी के बिल्कुल पास पहुंच गए तो वो एक नजारा देखकर काफी हैरान थे और कुछ गांव वाले वहां से दौड़कर पीछे की तरफ भाग आए और उन गांव वालों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो गांव वाले काफी ज्यादा डरे हुए हों। दरअसल वो मंजर ही काफी ज्यादा डराने वाला था। दरअसल जब गांव वाले दादाजी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरे छोटे दादाजी जमीन पर एक कोने में बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक चाकू था और वो उस चाकू से अपने पैरों को काट काट कर अपने पैरों का मांस उस कुत्ते को पटक रहे थे और वो काला कुत्ता भी उस मांस को बड़े आराम से खा रहा था। दादाजी ने अपने दोनों पैरों को तकरीबन पूरा काट दिया था और उसका पूरा मांस उस कुत्ते को खिला दिया था। दादाजी के पैरों से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, लेकिन दादाजी मुस्कुरा रहे थे और ये देखकर हमारा पूरा गांव और पूरे घर वाले डर गए। सब लोग दादाजी के बिल्कुल पास खड़े हुए थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी के पास चला जाए, क्योंकि सभी इस चीज से हैरान थे कि कोई आदमी इस तरह से कैसे कर सकता है। कोई अपने ही पैरों का मांस काटकर किसी कुत्ते को खिला रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। जिस समय तक गांव वाले दादाजी के पास पहुंचे थे उस समय तक काफी लेट हो चुका था। दादाजी के शरीर से काफी खून बह चुका था और इतना खून बह जाने की वजह से दादाजी की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद दादाजी को घर लेकर आया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस चीज से पूरा गांव हैरान था और गांव से ज्यादा हमारा पूरा परिवार हैरान था, क्योंकि परिवार में पिछले 3 सालों के भीतर 2 मौतें हो चुकी थीं और हमारे परिवार के 2 बुजुर्ग आदमी हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। दोनों दादाओं के गुजरने के बाद हमें ये तो महसूस हो चुका था कि हमारे परिवार में जो भी चल रहा है ये साधारण नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दादाओं की मौत हुई थी वो वाकई में काफी हैरान कर देने वाला मंजर था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है
कि एक घर के दोनों ही बड़े बुजुर्ग आदमी एकदम से पागल हो जाएं और पागल होकर उनकी इस तरह से मौत हो जाए। इस चीज से हम काफी परेशान थे और फिर मेरे पिताजी ने और मेरे चाचाओं ने सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम किसी बड़े पंडित को ये सब चीजों के बारे में बताएंगे। इसके बाद मेरे पिताजी ने और मेरे चाचाओं ने किसी पंडित की तलाश करना शुरू कर दिया और काफी दिनों तक तलाश करने के बाद उन्हें काशी में एक अच्छे खासे पंडित जी मिल भी गए जो कि काफी विद्वान थे। मेरे पिताजी और मेरे एक चाचा दोनों मिलकर उन पंडित जी के पास पहुंचे और जब उन्होंने पंडित जी से हमारे घर के बारे में पूछा तो उन पंडित जी ने बिना बताए ही मेरे दादाओं के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरे दादाओं की मौत हुई थी। जब ये बात मेरे चाचा और मेरे पिताजी ने सुनी तो दोनों काफी हैरान थे कि वो पंडित जी आखिर कुछ बताए बिना ही हमें ये सब कैसे बता सकते हैं कि परिवार में दो बड़े बुजुर्गों की मौत हुई है। इस चीज से मेरे पिताजी और चाचा जी हैरान थे। फिर इसके बाद उन पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा कि अगला नंबर तुम्हारा है, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये बात सुनकर मेरे पिताजी एकदम से हैरान हो गए और उन्हें काफी ज्यादा डर लगने लगा। फिर मेरे पिताजी और चाचा जी ने उन पंडित जी से पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आखिर हमारे ऊपर किसकी नजर लग गई है। तब पंडित जी ने पिताजी और चाचा जी से कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी की नजर नहीं लगी है, बल्कि तुम्हारे घर का खून अब उनके मुंह लग गया है। जब ये बात पिताजी ने सुनी तो पिताजी काफी ज्यादा डर गए और फिर पिताजी ने डरते हुए उन पंडित जी से पूछा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, हमें साफ साफ बताइए। तब उन पंडित जी ने बताया कि जो जमीन तुम्हारे पिताजी ने हड़पी है उस जमीन के ऊपर काफी बरसों से प्रेत आत्माओं का कब्जा है और वो प्रेत आत्माएं कोई साधारण प्रेत आत्माएं नहीं हैं, बल्कि वो आत्माएं काफी हजार साल पुरानी आत्माएं हैं और आत्माएं भी एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा उनका कबीला है जो कि उसी जमीन में निवास करता है जिस जमीन को तुम्हारे दादाजी ने धोखे से हथियाया था। पंडित जी की ये बात सुनकर मेरे पिताजी और मेरे चाचा दोनों के दोनों काफी हैरान थे, क्योंकि जिस जमीन के बारे में पंडित जी बता रहे थे उस जमीन पर किसी भी प्रेत आत्मा की कोई बात ही नहीं थी। फिर मेरे पिताजी और चाचा जी ने उन पंडित जी से कहा कि जिस जमीन के बारे में आप किसी भूत प्रेत आत्मा की बात कर रहे हैं उस जमीन को हम सालों से देख रहे हैं। वो जमीन हमारे ही गांव में है और वहां पर आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से वहां पर ऐसा कुछ महसूस किया जाए कि वहां कोई भूत प्रेत या फिर कोई आत्माएं हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो गांव में उस जमीन को लेकर कई बातें बन चुकी होती और लोगों को पहले से ही पता होता कि उस जमीन पर किसी तरह की आत्माएं हैं, लेकिन वहां पर आज तक किसी ने भी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया है जिससे हम आपकी इस बात पर यकीन कर लें। इसके बाद जैसे ही उन पंडित जी ने हमारी ये बातें सुनी तो पंडित जी ने मुस्कुराकर हमसे कहा कि उस जगह पर भूत प्रेत आत्माएं बरसों से हैं, लेकिन वो प्रेत आत्माओं के रूप में नहीं थीं, बल्कि इससे पहले वो पितरों के रूप में थीं। जिस आदमी से तुम्हारे पिताजी ने वो जमीन धोखे से हथियाई थी उस आदमी की पीढ़ियां काफी वर्षों से इसी गांव में रहती आ रही हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उस परिवार के लिए पितृ बन जाते हैं और फिर वो अपने परिवार की रक्षा करने लगते हैं। और जो ये परिवार था जिससे तुम्हारे दादाजी ने इस जमीन को हड़प लिया था, उस परिवार ने अपने बरसों पुराने पितरों को उसी जमीन में आश्रय दे रखा था जो जमीन अब तुम्हारे पास है। लेकिन जब तुम्हारे दादाजी ने उस परिवार से वो जमीन हथिया ली तो वो परिवार गांव छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से उस परिवार के जितने भी पितृ थे वो पितृ अब बिना किसी भोग के हैं, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है
और अब वो आत्माएं तुम्हारे परिवार के ऊपर क्रोधित हैं। उनके परिवार की भले ही वो रक्षा करती आई हों, लेकिन तुम्हारे परिवार का विनाश कर देंगी। और आगे पंडित जी ने बताया कि वो प्रेत आत्माएं काफी वर्षों पुरानी हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, और एक दो नहीं हैं, बल्कि पूरे के पूरे कबीले के रूप में हैं। वो सैकड़ों की संख्या में हैं और इतनी ताकतवर हैं कि कोई भी पंडित, कोई भी मौलवी, कोई भी तांत्रिक उनका निवारण नहीं कर सकता। उनसे तुम्हारे परिवार को बचा नहीं सकता। तुम्हारे परिवार का अंत होना निश्चित है। पंडित जी ने ये सभी बातें मेरे पिताजी और चाचा जी को बताई थीं, और इसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी और चाचा जी को वापस गांव भेज दिया और कह दिया कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर पिताजी और चाचा जी दोनों घर आ गए, और जब उन्होंने घर आकर ये बातें हमारे परिवार को बताईं, तो हमारा पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और धीरे धीरे करके ये बातें हमारे गांव में भी पहुंच गईं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ये सब हमारी ली हुई उस नई जमीन की वजह से है। उस जमीन पर प्रेत आत्माएं हैं और वो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगी। जब ये बातें गांव वालों के कानों में गईं, तो गांव वालों ने हमारे परिवार से बातें तक करना बंद कर दिया, और पूरे गांव के लोग हमारे परिवार से कटे कटे रहने लगे। कोई भी हमारे घर नहीं आता था, और ना ही कोई हमसे बातें करना तक पसंद करता था, क्योंकि पूरा गांव डरा हुआ था और गांव वालों को लगता था कि कहीं इनकी समस्या हमारे ऊपर ना आ जाए। लेकिन हमारा हमारे पूरे परिवार में दहशत का माहौल था। हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। पता नहीं आगे क्या होने वाला था, क्योंकि इस बार जो विपदा गिरने वाली थी वो विपदा मेरे पिताजी के ऊपर थी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तकरीबन 3 साल बाद मेरे पिताजी भी ठीक उसी तरह से हरकतें करने लगे जैसी हरकतें मेरे दादाजी किया करते थे। वो भी पूरी तरह से पागल हो चुके थे। लेकिन इस बार वो केवल पागल नहीं हुए थे, बल्कि उनके ऊपर प्रेत आत्माएं भी हावी होने लगी थीं। वो ऐसी हरकतें करते थे कि मानो उनके ऊपर किसी तरह का कोई पजेशन आ गया हो। उनकी हरकतें पूरी तरह से बदल चुकी थीं, और इस बार हमारा पूरा परिवार इस सोच में था कि कैसे भी करके पिताजी को ठीक किया जाए, क्योंकि इसका अंत सभी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। मेरे 8 चाचा थे, और उन 8 ने अपनी पूरी जान लगा दी कि कैसे भी करके पिताजी को ठीक किया जाए। लेकिन काफ़ी इधर उधर घूमने के बाद भी कोई इलाज नहीं मिला, और फिर आखिरकार हमें एक उपाय बताया गया कि हमारे दादाजी ने जितनी भी ज़मीन हड़पी थी उस ज़मीन को उसके सही मालिक को वापस करना होगा। और हमने ये बात बहुत जल्दी मान ली, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम उस ज़मीन को वापस नहीं करते तो हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। कई पंडितों की बात मानकर हमने उस ज़मीन पर पूजा पाठ करवाई, और पूरी विधि के साथ उस ज़मीन को ज़मीन के सही मालिक को सौंप दिया, जिससे हमारे दादाजी ने वो ज़मीन हथियाई थी। हम वो ज़मीन उसी को वापस लौटा चुके थे। वो ज़मीन भी थोड़ी बहुत ज़मीन नहीं थी, बल्कि 27 से 28 एकड़ ज़मीन थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उस ज़मीन को वापस लौटाने के बाद मेरे पिताजी धीरे धीरे करके ठीक होने लगे, और वो कुछ ही महीनों के अंदर ठीक हो गए। लेकिन हमारा पूरा परिवार आज तक उस घटना को भूल नहीं सका है, और हमें आज भी याद है कि उस ज़मीन को हथियाने के बाद हमारे पूरे परिवार के साथ क्या क्या हुआ था, और हम कैसे इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।